बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन MTCAT सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। हमने लास्ट टाइम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर लिया था और उसमें हमने कुछ बेसिक टॉपिक्स देख लिए थे। बेसिक तो नहीं मैं कहूँगा, हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स देख लिए थे जिनमें हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और जनरल गैस इक्वेशन की बात की थी। साथ साथ हमने यूनिट्स ऑफ आर भी देखे थे। अलग अलग यूनिट्स हमने देखे, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखी, उन्हें याद किया, समझा। आज हम जो आगे चलते हुए टॉपिक देख रहे हैं वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जिसे KMT भी कहा जाता है, इसके अंदर कुछ 7-8 के करीब पोस्टुलेट्स हैं। कुछ पोस्टुलेट्स हम सुन लेते हैं और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा डिसाइसिव इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन्हें हम लिख भी लेंगे। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें यह बताती है कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। गैसेस किन पर मुश्तमिल होती हैं? मॉलिक्यूल्स पर। मॉलिक्यूल्स मूव हैपहैज़र्डली, मॉलिक्यूल्स बेतरतीब हरकत करते हैं। दे कोलाइड अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो आपस में भी टकराते हैं और जो कंटेनर जिसमें उन्हें रखा गया है उसकी दीवारों से भी टकराते हैं। जब मॉलिक्यूल्स दीवारों से टकराते हैं तो दे एक्सर्ट प्रेशर। ये हमने लास्ट टाइम गैसेस की जनरल प्रॉपर्टीज में भी देख लिया था। गैस के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज भी कर सकते हैं, इफ्यूज भी कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा हुआ है। गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो नेग्लिजिबल है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो इस वजह से उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है, लेकिन ग्रेविटी के अंडर वो कम मूव करते हैं। इसका मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल जमीन पे नहीं चले जाएंगे, ग्रेविटी तो सब चीजों को खींच रही है, तो फिर गैस हमारे इर्द गिर्द जो है वो जमीन के साथ क्यों नहीं लग जाती? इसकी वजह मैंने बता दी कि मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अंडर ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, वो कम है, इस वजह से वो नीचे जमीन के साथ जाकर लग नहीं जाते। क्लियर हो गया जी मामला, इसे भी आपने याद रख लेना है। अब आते हैं कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स जो हमें बहुत ज्यादा फायदा देंगे हमारे टॉपिक के हवाले से। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक देयर आर नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई भी कशिश की कुव्वतें नहीं होती अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो गैस के ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के मुकाबले में इतना कम है कि आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई जी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर अब बार बार मैं बताता रहता हूं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है ना जी, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमने क्या सीखा? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई कशिश की कुव्वतें नहीं है, इनका एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी को EK से लिख देता हूं तो ये बराबर आ जाएगी 3/2 RT, और ये पर मोल वैल्यू है जी। पर मोल जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, EK की बजाय काइनेटिक एनर्जी एवरेज ही लिख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो जाए। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ना 3/2 RT होती है। यहां से एक बात पक्की हो गई, यकीनी हो गई, कोई उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आप इस फार्मूले के अंदर 3/2R को देखें, वो कांस्टेंट है, तो फिर चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर भी सेम कर देंगे तो फिर डिफरेंट गैसेस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है जी, अभी इस्तेमाल करेंगे इसे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT के बराबर है। एक और टर्म भी होती है, उसे कहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी।
टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सही है जी। नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे या नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब जरा देखें, अगर तीन केसेस हो सकते हैं, या तो ये होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर लें या नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल्स कर लें। सही जी। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर होंगे 1 के, नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर आ जाएगा, तो फिर जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएंगी बराबर। अगर ऐसे हुआ कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, n की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर n से 1 से कम हो गया n, तो फिर आपको क्या मिलेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कम मिलेगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से। ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें यहाँ पर चाहिए। आमतौर पर हमें एग्जामिनर ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी के हवाले से ही सवाल पूछता है, और उसमें आपने याद रखना है कि टेम्परेचर फैक्टर है। टेम्परेचर ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम। अगर टेम्परेचर सेम हो गया दो गैसों का, तो फिर उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या मीथेन है या नाइट्रोजन है या कुछ भी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी। लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। सही है जी। इस बात को समझेंगे, लेकिन पहले एक और रिलेटेड चीज देख लेते हैं। एक इक्वेशन आपने सुनी होगी, पीवी इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल एम कैपिटल एन सी स्क्वायर मीन। यहां से आपने जो नतीजा निकाला था ना, वो था सी रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT ओवर कैपिटल एम स्क्वायर रूट। इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। यानी कि जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्लियर है जी बात। चलें फिर अब एक सवाल लिख लेते हैं और इन तीनों चीजों को उसमें डिस्कस कर लेते हैं। सवाल ये है कि 16 ग्राम ईच ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड ऑक्सीजन are there in separate containers। तो आपके पास 4 वेसल्स हैं, 4 कंटेनर्स हैं, और उनमें से हर एक में 16 ग्राम हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और ऑक्सीजन एक एक डब्बे में रखे गए हैं। Which of these will have maximum total kinetic energy? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनमें से किसकी सबसे ज्यादा होगी? क्या वो हाइड्रोजन है, क्या वो हीलियम है, क्या वो मीथेन है, क्या वो ऑक्सीजन है? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके सामने है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय एन। एन क्या है जी? यहाँ पर एन है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आप अगर देखें तो इनमें से किसके सबसे ज्यादा बनते हैं? सबका मैस सेम है। मैंने पहले भी बताया कि n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अगर मैस सबका सेम हो जाए, जैसा कि यहाँ पे 16 ग्राम, तो जिसका मोलर मैस कम होगा उसके मोल्स ज्यादा होंगे। सही है जी। तो मोलर मैस सबसे कम किसका है? H2 का। तो उसके मोल सबसे ज्यादा, उसके मोल सबसे ज्यादा, तो जब वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई होंगे तो भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने अल्फा ऑप्शन हाइड्रोजन टिक कर लिया।
दूसरा सवाल पूछते हैं, यही डाटा है आपके पास। अब वो कहता है विच ऑफ दीज विल हैव द मैक्सिमम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। किसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कब से सबसे ज्यादा होगी? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ऑक्सीजन। हर एक के 16 ग्राम है। कौन सा फार्मूला देखेंगे? हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT/m। टेम्परेचर यहाँ पर हमने सेम माना हुआ है, तो जिसका मोलर मास कम होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा होगी। मोलर मास सबसे कम किसका है? वो तो हाइड्रोजन का ही है, तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को ही टिक कर दिया। यहाँ से हमने सीखा क्या? एक तो ये दो सवाल, ये तो एक अच्छी चीज है जो हमें सीखने को मिली, लेकिन ज्यादा अच्छी चीज ये है कि अगर आप सवाल, यहाँ पे तो सवाल थे ना, साथ ही मैंने फार्मूला बताया, साथ ही सवाल पूछ लिया। पेपर में ऐसे नहीं होगा। पेपर में तो आपके पास सारे फार्मूलाज आप याद करके गए होंगे और पेपर में उनमें से एक फार्मूला से सवाल आ जाएगा। तो होगा क्या कि अगर आप जो फार्मूला आपको लगाना है वो माइंड में जल्दी से याद कर सकते हैं कि उस फार्मूले से ये हल होना है, तो फिर आप ना 10-12 सेकंड में जवाब ढूंढ लेंगे। अगर आप फार्मूले तक नहीं ना पहुंच सके तो फिर टाइम जाया होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप फौरन से सवाल को पढ़ते हुए ये अंदाजा लगाएं कि भाई किस फार्मूले से सवाल हल होना है। वो फार्मूला आपके सामने होगा, आपकी मैथ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप फौरन से जवाब दे देंगे। तीसरी बात यहाँ पर कि भाई किसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो आपको पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, वो तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और अगर टेम्परेचर सेम होंगे तो फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगी। सही है जी मामला। तो ये थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये डील करती है आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस के साथ। ये मानती है कि गैसेस आइडियल हैं, लेकिन अक्सर तो गैसेस आइडियल नहीं होती, गैसेस तो हो जाती हैं नॉन आइडियल। तो जब गैस हो जाएगी नॉन आइडियल तो फिर क्या तब्दीली आएगी, चलें उसके बारे में देखते हैं जी। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं। नॉन आइडियल बिहेवियर, गैसें नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो करती हैं? पहली बात, देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। असल में जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट है ना कि गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं हैं, वो इतनी सही बात नहीं लग रही। असल में देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज नॉट नेग्लिजिबल। नॉट नेग्लिजिबल। तो दो पॉइंट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के गलत हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं हैं, लेकिन असल में गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और दूसरा, गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मानती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, लेकिन असल में गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता। नॉन आइडियल बिहेवियर को समझने के लिए एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें P को PV/nRT के सामने प्लॉट किया जाता है। PV/nRT के लिए नाम रखा गया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आनी चाहिए। Z इज इक्वल टू 1 आइडियल गैस के लिए। नॉन आइडियल गैस के लिए ये वैल्यू 1 से ज्यादा या कम आ सकती है। उस 1 लाइन को मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ये रही थी वो लाइन। अब जो गैसें नॉन आइडियल होंगी ना, उनके लिए वैल्यू इस तरह चलेगी, या तो ज्यादा होगी वक्त के साथ साथ या कम होगी। ये जो चार मैंने बना दिया ना, ये हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ हैं। याद रख लें कि जो नॉन आइडियल बिहेवियर है ना, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर्स हैं देखते हैं जी। नॉन आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर डिपेंड कर रहा है पोलैरिटी पर। जितना मॉलिक्यूल पोलर होगा ना जी, उतनी गैस नॉन आइडियल होगी। नॉन आइडियल का मतलब समझ लें, नॉन आइडियल का मतलब है कि उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं होगा। सही है जनाब। जो जितना ज्यादा पोलर उतना ज्यादा नॉन आइडियल, जितना नॉन आइडियल उतना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से दाएं या बाएं होगा, या तो वो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
या वो 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4 ऐसे हो जाएगा, लेकिन वो 1 नहीं होगा। इसी तरीके से नॉन आइडियल बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के, जिसका फोर्सेस ज्यादा होंगी उसका नॉन आइडियल बिहेवियर ज्यादा होगा। नॉन आइडियल बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिसिटी के, एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना जी, उनके अंदर जितने ज्यादा एटम होंगे उतने ही उनकी एटॉमिसिटी ज्यादा और नॉन आइडियल बिहेवियर ज्यादा हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी यही वाला मतलब दे रही हैं। नॉन आइडियल बिहेवियर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो नॉन आइडियल बिहेवियर इन चीजों पर डिपेंड करता है। सही है जी मामला। चलें 2 सवाल देख लेते हैं इन्हीं फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए। हम यहाँ पर मिसालें ले लेते हैं। एक हम बना लेते हैं अमोनिया का ऑप्शन, दूसरा हाइड्रोजन बना लेते हैं, तीसरा हमने हीलियम बना लिया और चौथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना लिया। हमसे सवाल ये पूछा गया है विच वन इज मोस्ट नॉन आइडियल। अच्छा, साइज भी है जी, जिसका साइज ज्यादा होता है ना उसका भी नॉन आइडियल बिहेवियर ज्यादा होता है। हमें सवाल क्या पूछा, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम और सल्फर ट्राईऑक्साइड में से सबसे ज्यादा नॉन आइडियल कौन है। सबसे ज्यादा नॉन आइडियल वो होगा जो सबसे ज्यादा पोलर होगा। सही है जनाब। यहाँ पे क्योंकि ये हाइड्रोजन तो नॉन पोलर है, हीलियम नॉन पोलर है, सल्फर ट्राईऑक्साइड भी नॉन पोलर है, जबकि अमोनिया पोलर होती है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है ये भी इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले दिनों में। तो अमोनिया यहाँ पर पोलर है तो जनाब सबसे ज्यादा नॉन आइडियल वो हो जाएगी। तो एक बारी फिर से यही सवाल, अब ऑप्शन चेंज कर रहा हूं मैं। विच ऑफ दीज इज द मोस्ट नॉन आइडियल। एक ऑप्शन मैंने बना लिया मीथेन, दूसरा बना लिया ईथेन, तीसरा बना लिया प्रोपेन और चौथा है ब्यूटेन। अब सवाल फिर से वही पूछ रहा हूं जी, विच वन इज द मोस्ट नॉन आइडियल, सबसे ज्यादा नॉन आइडियल कौन है। तो अब यहाँ पे तो पोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सब नॉन पोलर हैं। तो जब सब नॉन पोलर हो जाएं, ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर लग रहे हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो फैक्टर डोमिनेट है वो कौन सा जी, एटॉमिसिटी। जिसमें एटम ज्यादा होंगे वो उतना ही नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगा। तो सबसे ज्यादा एटम ब्यूटेन में C4H10 आपने टिक कर लिया, C4H10 सही है जी। आगे चलते हैं, एक और सवाल देखेंगे। मजीद आगे जाने से पहले एक और सवाल यहां पर देख लेते हैं। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस एक्सप्लेन्स। सवाल है कि नॉन आइडियल बिहेवियर इन चारों में से किस बात को एक्सप्लेन करेगा। नॉन आइडियल बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को, या फिर एक्सप्लेन कर सकता है एवेपोरेशन को, या फिर एक्सप्लेन कर सकता है कंप्रेसिबिलिटी को ऑफ गैसेस, या फिर एक्सप्लेन कर सकता है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस को। तो आपके ख्याल में नॉन आइडियल बिहेवियर इनमें से किस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करेगा। नॉन आइडियल बिहेवियर है क्या, इस तरफ जाएंगे ना फिर जवाब मिलेगा। नॉन आइडियल बिहेवियर क्या होता है जी। नॉन आइडियल बिहेवियर के मुताबिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स में कशिश की कुव्वतें नहीं है। नॉन आइडियल बिहेवियर के मुताबिक गैस के मॉलिक्यूल्स में कशिश की कुव्वतें हैं। इफ देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो अगर आप उन्हें प्रेशराइज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल करीब आएंगे, करीब आएंगे फोर्सेस बनाएंगे, फोर्सेस बनाएंगे तो लिक्विफेक्शन हो जाएगी। याद रख लें, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस से लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस एक्सप्लेन होती हुई आपको मिलती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैसों को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता,
क्योंकि उनमें कशिश की कुव्वत ही नहीं है। लेकिन वो काफ़ी पुरानी बात है, 400 साल पुरानी बात है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमने ऐसे सीखा है कि गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। और वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बात हमने यहाँ पर सीख ली। दो बातें और, गैसें नॉन आइडियल कब होती हैं? नॉन आइडियल बिहेवियर होता है एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। जितना प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर लो होगा, उतना ही गैस नॉन आइडियल होगी। ये बात ही याद रखें कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर गैस नॉन आइडियल होती है। अच्छा जनाब, अब नॉन आइडियल बिहेवियर के हवाले से एक इक्वेशन भी है, क्या नाम था उसका? वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन कहती है कि V माइनस एन बी इंटू पी प्लस एन स्क्वायर ए ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर टी। यहां पर दो फैक्टर हैं नए, एक B और एक A। A क्या है? A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप साफ जाहिर है कि A एट्रैक्टिव फोर्सेस का कोएफिशिएंट है, B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है और B रिलेट करता है गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम पर। जितना वॉल्यूम ज्यादा उतना B ज्यादा, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा उतना A ज्यादा। सही है जी बात। A के यूनिट्स क्या हैं? A के यूनिट हो सकते हैं एटमॉस्फेयर, डेसीमीटर 6, मोल -2, या फिर हो सकते हैं nm4 और मोल -2। सही है जनाब, ऐसे हो सकते हैं। B के यूनिट्स क्या हैं? B के यूनिट्स हैं डेसीमीटर क्यूब पर मोल या फिर मीटर क्यूब पर मोल। A और B से हमें फायदा क्या होता है? असल तो वो बात है, यूनिट्स वगैरह तो आप देख लेंगे इंशाल्लाह, याद भी कर लेंगे। तो A एट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताता है। A ज्यादा होगा ना गैस नॉन आइडियल। दोबारा से लिख लेते हैं, ये साथ ही हमने जगह बनाई हुई है। गैसें हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर क्या होती हैं? नॉन आइडियल होती हैं। इसी तरीके से हाई A और B पर भी गैसें नॉन आइडियल होती हैं। ये फिक्रा, एक ही फिक्रे में हमने सारा नॉन आइडियल बिहेवियर आपको बता दिया है। अगर आपको ये फिक्रा याद रह जाता है तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि गैस आइडियल कब होती है या नॉन आइडियल कब होती है। तो गैस ने नॉन आइडियल कब होना है जी? हाई प्रेशर पर, लो टेम्परेचर पर। A की वैल्यू ज्यादा आए गैस नॉन आइडियल, B की वैल्यू ज्यादा आए गैस नॉन आइडियल। अब गैस को आइडियल करना है तो क्या करना पड़ेगा? B कम होना चाहिए, A कम होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। इसे उलट करेंगे तो जाहिर बात है कि नॉन आइडियल से आइडियल हो जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ नॉन आइडियल की कंडीशंस याद करनी है। जब आप आइडियल और नॉन आइडियल दोनों की कंडीशन याद कर लेते हैं ना, तो पेपर में बैठते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए सिर्फ एक कंडीशन याद करें कि गैस नॉन आइडियल कब होती है? जब A ज्यादा, B ज्यादा, P ज्यादा। A B P ज्यादा गैस नॉन आइडियल, T कम गैस नॉन आइडियल। सही है जनाब। तो टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस नॉन आइडियल, प्रेशर ज्यादा करते हैं गैस नॉन आइडियल, A ज्यादा नॉन आइडियल, B ज्यादा नॉन आइडियल। सही है जनाब। दो सवाल करते हैं इस हवाले से और A और B के हिसाब से हमने 4 गैसें लिख दी हैं। एक का नाम हम रख रहे हैं हाइड्रोजन, B हमने ऑक्सीजन रख ली, C हमने अमोनिया रख ली और D हमने SO2 रख ली। सही जनाब। सवाल यह है, वैल्यू ऑफ A इज मैक्सिमम फॉर। 4 गैसें हैं, इनमें से किसके लिए A की वैल्यू ज्यादा होगी? A क्या है जी? एट्रैक्टिव फोर्सेस का कांस्टेंट है। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उसकी A की वैल्यू ज्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस चीज में ज्यादा होती हैं? जिसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा हो या फिर साइज बड़ा हो। अगर नॉन पोलर है तो साइज कंपेयर कर लेते हैं, पोलर है तो पोलैरिटी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ अमोनिया और SO2 को देखें, दोनों पोलर हैं। इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है, ज्यादा पोलर।
एक नाइट्रोजन कम पोलर, तो आपने डेल्टा ऑप्शन को टिक कर लिया। सही है जी बात, SO2 जो है वो ज्यादा पोलर है। आपके जहन में शायद किसी के ये सवाल आ रहा हो कि SO2 और पिछली एग्जांपल में हमने कभी SO3 को नॉन पोलर कहा था, तो SO2 पोलर है, SO3 नॉन पोलर है, इसकी क्या वजह है? तो वो हम इंशाल्लाह अगले यूनिट में किसी में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए ये बता दूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर हो ना जी, तो वो पोलर हो जाता है। अगर कोई लोन पेयर ना हो तो वो नॉन पोलर होता है। अगर ये बात नहीं पता लगी, कोई मसला नहीं है, ये हमारा फिलहाल सब्जेक्ट नहीं है। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो ये कि इन सब में से ज्यादा ए की वैल्यू किसकी है, और वो उसकी होगी जिसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा है, और SO2 में पोलैरिटी ज्यादा होती है। चलें एक और सवाल भी लिखते हैं। हम 4 गैसें लिख रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, CO2 और NO2। और अब ऑप्शन देखें जरा। ऑप्शन मैंने बना लिए 1 2 3 4, फिर बना लिए 1 2 4 3, एक और ऑप्शन बना लेता हूं 1 2 3 4, और लास्ट ऑप्शन बना रहा हूं 2 3 1 4। नहीं जनाब, 4 ऑप्शन बना लिए हमने। सवाल देखते हैं, सवाल हमें क्या पूछा जा रहा है। Which arrangement is correct with respect to B? B सही है जी, यही चल जाएगा। कौन सी अरेंजमेंट B की वैल्यू के हिसाब से सही है, यानी कि आपने बताना है कि कौन सी गैस के लिए B की वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसे 1 कह दें, फिर उससे कम वाले को 2 कह दें, उससे कम वाले को 3 कह दें, और सबसे कम वाले को 4 कह दें। सही जनाब, तो देखें जरा इन सब गैसों में से B की वैल्यू किसके लिए सबसे ज्यादा है और किसके लिए सबसे कम है। तो हम देख लेते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ये तो पहले पीरियड में इनके साइज तो कम होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम में किसका साइज ज्यादा होता है? हाइड्रोजन का साइज हीलियम से ज्यादा होता है, ये बात तो हमें पता है। CO2 और NO2 का साइज कंपेयर कर लेते हैं। आप जानते हैं कि दोनों में दो दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का असर तो कोई नहीं पड़ रहा। कार्बन और नाइट्रोजन का साइज कंपेयर करें। कार्बन पीरियड के अंदर, आप पीरियड में बना देता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, यानी कि कार्बन का साइज ज्यादा है और नाइट्रोजन का साइज कम है। सही जनाब, दोनों में दो दो ऑक्सीजन है और उनका साइज तो बराबर है। कार्बन का साइज नाइट्रोजन से ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बी की वैल्यू होगी CO2 के लिए, इसे नंबर 1 कह देंगे। उसके बाद NO2 2 कह देंगे। अब आते हैं हाइड्रोजन हीलियम पर, इनमें से किसका साइज ज्यादा होगा? हाइड्रोजन हीलियम देख लें, हाइड्रोजन इधर है, हीलियम इधर है। लेफ्ट टू राइट अगेन वही बात, साइज डिक्रीज करता है, तो हाइड्रोजन का साइज ज्यादा, हीलियम का साइज कम, तो हाइड्रोजन नंबर 3 हो गया, हीलियम नंबर 4 हो गया। बीटा ऑप्शन आपके सामने है, आपने टिक कर दिया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। बी की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं आप बाय नोइंग द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। सही जनाब, बी की वैल्यू होती है 4 Vm। Vm क्या है? मोलर वॉल्यूम है, तो ये साइज पर डिपेंड करता है। इसके साथ ही वैन डर वाल्स इक्वेशन की बात मुकम्मल होती है। आगे चलेंगे और एक लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के बारे में दो एक टर्म्स हमने पढ़नी है, वो देखकर फिर अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। जी, तो नेक्स्ट बात हमारी आ गई लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव बातें हैं सिर्फ जी। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रहा है? लिंड्स मेथड इस्तेमाल हो रहा है जी। लिंड्स मेथड की बेसिस क्या है? जॉउल थॉमसन इफेक्ट, स्टार्ट में ही कल मैंने बता दिया था जी, जॉउल थॉमसन इफेक्ट। आगे चलते हैं। एक और बात लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में कि हाइड्रोजन
और हीलियम को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता लिंड्स मेथड से। क्यों नहीं किया जा सकता? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, इनका साइज बड़ा स्मॉल होता है और एक्सट्रीमली लो पोलराइजेबिलिटी, और इनकी पोलराइजेबिलिटी भी नहीं होती, बहुत कम होती है। और इसी तरीके से नॉन पोलर नेचर, वो नॉन पोलर होती हैं, तो नॉन पोलर होने की वजह से भी उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती और उन्हें लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। जब आप किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं ना, तो तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक को आप कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, एक को कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, एक को कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर टू लिक्विफाई ए गैस। एक गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए ना जी, उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल प्रेशर होता है प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर आपने लगाया ना गैस को लिक्विफाई करने के लिए, उसे क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। और वॉल्यूम जो उस वक्त होगा उसे कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। सही है जनाब। तो ये तीन टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई गैस लिक्विफाई हो सकती है, लेकिन इसके बाद अबव क्रिटिकल टेम्परेचर नो गैस कैन बी लिक्विफाइड। क्रिटिकल टेम्परेचर से टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया ना, तो फिर गैस ने लिक्विफाई नहीं होना। ये इंफॉर्मेशन नोट कर लें, याद रख लें। एक सवाल देख लेते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूं कि जो फैक्टर्स नॉन आइडियल बिहेवियर पर असर डालते हैं ना, नॉन आइडियल बिहेवियर पर असर डालते हैं, वही फैक्टर असर डालते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस पर। सही है जनाब। और वही असर डालते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर पर। इस बात का क्या मतलब जी? हमने कहा था नॉन आइडियल बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी के, तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस भी पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्रिटिकल टेम्परेचर भी पोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो गैस ज्यादा पोलर होगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसे लिक्विफाई करना आसान होगा। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, उसको लिक्विफाई करना आसान। जिसका साइज बड़ा, उसे लिक्विफाई करना आसान। जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा, उसे लिक्विफाई करना आसान हो जाएगा। क्लियर है जी? तो सारे जितने फैक्टर्स आपने नॉन आइडियल बिहेवियर में पढ़े हैं, वही लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में है, वही क्रिटिकल टेम्परेचर पर असर डालते हैं। एक और बात देखते हैं जी, यहीं पर है, बिल्कुल रिलेटेड है, तो उसको भी देख लें साथ ही। सवाल यह है कि some substances are sublime at room temperature। कई दफा आपने देखा ऐसी चीजें होती हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हालत में से डायरेक्टली गैस में जाना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? सबलाइम सब्सटेंसेस हैं। मिसाल के तौर पर नेफ्थलीन की गोलियां हैं, मिसाल के तौर पर वो मॉर्टिन के मैट आप रख लेते हैं, कई दफा वो जिनसे मच्छर भाग जाते हैं, तो वो सब चीजें क्या है? सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाती हैं। तो कोई चीजें ऐसी होती हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाती हैं, तो बिकॉज इसकी वजह क्या है? क्या वजह होती है? तो याद रख लें, ऑप्शन बना लेते हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो इनके क्रिटिकल प्रेशर के बराबर होता है, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होता है, या फिर क्रिटिकल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, या फिर दे हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट उनका जीरो होता है, यानी कि वो नॉन पोलर होती हैं। तो क्या लगता है आपको कि कुछ सब्सटेंसेस रूम टेम्परेचर पर सबलाइम होती हैं, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाती हैं। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाने वाली सब्सटेंसेस के अंदर क्या खासियत होती है? ये सवाल है जी हमारा। तो इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं ही जवाब बता देता हूं। दुनिया की तमाम वो चीजें जिनका क्रिटिकल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो, वो सबलाइम होती है।
सही जनाब। दुनिया की तमाम वो गैसें जिनका क्रिटिकल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा वो रूम टेम्परेचर पर सबलाइम होंगी, यानी कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाएंगी, उनमें लिक्विड स्टेट नहीं आने वाली। सही है जी, ये इन्फॉर्मेशन देख लें। चलें, इसके साथ ही हमारा जो गैसेस का हिस्सा है वो मुकम्मल होता है और हम चलते हैं लिक्विड्स और सॉलिड्स की तरफ। लिक्विड्स और सॉलिड्स में सबसे पहले हम लिक्विड्स की बात कर लेते हैं, और लिक्विड्स को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में इंट्रो देना चाह रहा हूं। हालांकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, वहां पर टॉपिक की हेडिंग में लिखा है, लेकिन अगर हमने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का इंट्रो यहाँ ना देखा तो फिर हमारा चैप्टर ना उस तरह स्ट्रीम लाइन अंदाज में चल नहीं सकता। तो हम एक हल्का सा इंट्रो यहाँ देख लेते हैं, उसका जो कंप्लीट इफेक्ट है वो हम केमिकल बॉन्डिंग में देख लेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये ऐसी फोर्सेस हैं जो कि बिटवीन मॉलिक्यूल्स पाई जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मशहूर टाइप्स, नंबर 1 डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। अगर मॉलिक्यूल होंगे ना जी पोलर, तो उनके दरमियान में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। दूसरी हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये पाई जाती हैं पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। एक मॉलिक्यूल पोलर होगा, एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बन जाएंगे। तीसरी हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस ये किनके दरमियान पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। दोनों मॉलिक्यूल होने चाहिए नॉन पोलर। लंडन फोर्सेस ना दो चीजों पे डिपेंड करती हैं जी। लंडन फोर्सेस डिपेंड करती हैं पोलराइज एबिलिटी पर, और पोलराइज एबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है साइज पर। जिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा होगा उसकी पोलराइज एबिलिटी ज्यादा होगी। पोलराइज एबिलिटी का मतलब होता है जी कि जो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना वो डिस्टर्ब हो जाए। एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एटम कैन बी डिस्टर्ब्ड और डिस्टॉर्टेड, उसे कहते हैं पोलराइज एबिलिटी। जितना साइज बड़ा होता है ना उतनी पोलराइज एबिलिटी ज्यादा होती है, याद रख लेंगे आप। तो जिसका साइज ज्यादा उसकी पोलराइज एबिलिटी ज्यादा, जिसकी पोलराइज एबिलिटी ज्यादा उसमें लंडन फोर्सेस ज्यादा। दूसरा फैक्टर कौन सा है? एटॉमिसिटी। जितनी एटॉमिसिटी ज्यादा होगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, अभी हमने देखा मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में ब्यूटेन की एटॉमिसिटी ज्यादा थी, उसमें लंडन फोर्सेस ज्यादा थी। चौथी वाली फोर्सेस का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन अगर फॉन से जुड़ा हो। फॉन का क्या मतलब? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, या फिर और कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। या तो हाइड्रोजन फॉन से जुड़ जाए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से किसी के साथ, या फिर ऐसे हो जाए कि हाइड्रोजन जिस एटम से जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में किसी के बराबर हो जाए, तो भाई अब जो बॉन्ड होगा ना हाइड्रोजन का वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मिसाल देख लें, HF का जो फ्लोरीन है वो दूसरे HF के हाइड्रोजन से बॉन्ड बना ले, इसे क्या कहेंगे? ये कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला जी हाइड्रोजन बॉन्ड है। आपने पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी हुई है, पानी में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये लें जनाब, ये वाली क्या है? ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सही है जी। अमोनिया में भी आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी हुई है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये सब के सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ कंडीशंस भी हैं। दो कंडीशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए।
हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब दो कंडीशंस पूरी हो जाएं, दो पूरी हो जाएं। एक से नहीं बनेगा जी, दो होंगी तो काम बनेगा, एक से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। पहली शर्त, कंडीशंस की हेडिंग लगा लेते हैं, कंडीशंस। हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू फॉर्म, हाइड्रोजन फॉन के साथ या कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो। डायरेक्टली का मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ा हो जी, सही है जनाब। हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली नहीं ना जुड़ा होगा तो उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करनी। अभी एक मिसाल देखेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो फॉन के साथ, तो वो पहली शर्त है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, पहली शर्त। दूसरी शर्त, फॉन must be present in the second molecule। तो वो जो सेकंड मॉलिक्यूल है ना, जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है, उसमें भी फॉन होना चाहिए। फॉन हो या फिर कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम हो तो फिर बात बनेगी। दो शर्तें हो गई। हाइड्रोजन ने जिससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है वो भी फॉन या इस तरह का कोई एटम हो, और जो दूसरा कंपाउंड है जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है उसमें भी फॉन मौजूद होना चाहिए। चलें देखते हैं इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एग्जांपल लिखते हैं, बड़ी फेमस एग्जांपल है। एग्जांपल देखें जी, एक मॉलिक्यूल है CHCl3 और दूसरा मॉलिक्यूल है CHCl3। अल्फा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन है, एक मॉलिक्यूल है एसीटोन का और दूसरा मॉलिक्यूल है एसीटोन का। दो एग्जांपल्स हो गए बीटा ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म का और एक मॉलिक्यूल है एसीटोन का। ये देखिए तीन हो गए। चौथा ऑप्शन देख लें, एक मॉलिक्यूल है H2S का और दूसरा मॉलिक्यूल है H2S का। चार ऑप्शन हो गए। सवाल क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर। इनमें से कौन सा ऐसा है अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा में से जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो कौन कर सकता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। देखें जरा क्या लगता है आपको। होगा ये कि आप में से ज्यादातर लोगों का ना बीटा ऑप्शन सही लगेगा। अगर किसी ने पहले से ये मिसाल देखी हो तो उसे चार्ली भी सही लग सकता है, लेकिन फिलहाल हम सारों को ही एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेल्टा ऑप्शन, H2S H2S हाइड्रोजन है, ओके सही है, लेकिन हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड टू फॉर्म, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। ना ये फ्लोरीन है, ना ये ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, और ना सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसी है। सल्फर तो बड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा। आगे चल पड़ते हैं, एक और मिसाल देखें। अल्फा, अल्फा ऑप्शन देख लें। अल्फा ऑप्शन में हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही बात है। एक और बात ये भी याद रख लें कि जो क्लोरोफॉर्म है ना Cl3 CHCl3, इसमें जो तीन क्लोरीन है ना, ये तीन क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन ले लेते हैं ना तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है कि हाइड्रोजन तकरीबन इस सिचुएशन में आ जाता है। हाइड्रोजन जब फॉर्म से बॉन्ड बनाता है ना तो असल में फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन को पॉजिटिव कर देते। तो यहाँ पर फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो नहीं है, लेकिन उनके कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है। तीन क्लोरीन मिलकर वही असर डाल रहे हैं जो असर फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ने डालना था। तो क्लोरोफॉर्म में पहली कंडीशन तो पूरी हो जाती है। दूसरी कंडीशन, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल में भी हों। अब क्लोरोफॉर्म ने बॉन्ड किससे बनाना है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बॉन्ड बना रहा है एक और क्लोरोफॉर्म से।
अब दूसरी कंडीशन क्या थी, वो तो बड़ी सीधी सादी कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है वो या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो। क्या ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसा लग रहा है आपको? क्लोरीन नहीं जी, क्लोरीन जो है ना वो तो क्लोरीन ही है, ना वो फ्लोरीन है, ना वो ऑक्सीजन है, ना वो नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। सही जी, तो हमने इसलिए अल्फा ऑप्शन को भी काट दिया। बीटा ऑप्शन देखते हैं, एक एसीटोन और दूसरा एसीटोन। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त दोबारा से देख लें, मैं यहां पर मिटाकर लिख रहा हूं। पहली शर्त ये थी कि पहली शर्त ये है कि जनाब जो कार्बन, जो हाइड्रोजन है ना वो जुड़ा हो फोन के साथ। अब यहां पर हाइड्रोजन फ्लोरीन से भी नहीं जुड़ा, ऑक्सीजन से भी नहीं जुड़ा, नाइट्रोजन से भी नहीं जुड़ा, बल्कि वो तो कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो पहली शर्त ही नहीं पूरी हुई। जब पहली शर्त ही नहीं पूरी हुई तो भाई ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। आखिरी ऑप्शन चार्ली, यही सही होगा यकीनन। कैसे देखते हैं, ये देखें, HCCl तीनों क्लोरीन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिए, कार्बन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन के ऊपर तकरीबन उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ गया जो पहली कंडीशन से आना था। तो पहली कंडीशन क्लोरोफॉर्म की पूरी हो गई। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है एसीटोन। एसीटोन में है ऑक्सीजन, फोन। सही है जनाब, तो दूसरी कंडीशन यहां से पूरी हो गई। पहली कंडीशन इस साइड से पूरी हो गई, दूसरी कंडीशन इस साइड से पूरी हो गई, तो दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, एसीटोन और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में मिलें तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये एग्जांपल कई दफा ना परेशान कर सकती है आपको कि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दोनों आपस में मिलेंगे तो है, लेकिन अगर अलग अलग पड़े हों तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अब चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रक्चर ऑफ आइस को एक्सप्लेन करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ आइस को एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये ना हेडिंग लिखी गई है कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस की एक्सप्लेनेशन के बारे में कुछ बताएं। स्ट्रक्चर ऑफ आइस की हेडिंग डालते हैं, चलें जनाब, और कुछ सब हेडिंग्स बना लेते हैं। सब हेडिंग्स देखें जरा। टेम्परेचर, टेम्परेचर की हेडिंग बना ली मैंने। फिजिकल स्टेट, इसकी हेडिंग बना ली। जियोमेट्री, डेंसिटी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लें जरा, काफी सारी हेडिंग्स मैंने बना ली हैं। हम टेम्परेचर को वेरी करते हैं, मुख्तलिफ टेम्परेचर नोट करते हैं लिक्विड आइस के, और देखते हैं कि उन पर क्या फिजिकल स्टेट हर हाल में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं टेम्परेचर जो है वो नोट कर लेता हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो होता है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? यकीनन वो लिक्विड होगी, और उसमें वाटर का जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी। सही है जनाब। उसकी डेंसिटी जो है उसे मान लें हम डी कह देते हैं, उसके वॉल्यूम को हम वी कह देते हैं। वाटर के अंदर ऑन एन एवरेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल होते हैं। स्ट्रक्चर अगर आप देखें ना पानी का, तो पानी के स्ट्रक्चर को देखकर तो ऐसे लगता है कि पानी में हर मॉलिक्यूल ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो एवरेज क्या निकलती है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। सही है जनाब। देखने में लगता है बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल निकलते हैं। अब मान लें आपने पानी को ठंडा किया, और ठंडा करते करते आप उसे ले आते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए। अभी भी पानी लिक्विड हालत में ही है, अभी भी उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है,
लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है जी। पानी की डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पर मैक्सिमम है जी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब डेंसिटी मैक्सिमम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे पानी का वॉल्यूम मिनिमम कब है, आप कहेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डेंसिटी मैक्सिमम कब है, आपने कहना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अभी भी 2 पर मॉलिक्यूल ही हैं। अब आपने इसे और ठंडा किया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए, यानी कि पानी से आपने बर्फ बना ली। जब आप इसे बर्फ बनाएंगे तो सारी बात है कि फिजिकल स्टेट जो है ना वो सॉलिड हो जाएगी। ज्योमेट्री ना इसे टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं, लेकिन किताब में इसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो रिप्रेजेंट किया गया है। 4, ये पानी का एबनॉर्मल बिहेवियर है। याद रख लें, पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 पर आता है तो यहां पर पानी शो करता है द वेरी फेमस एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर से मेरी क्या मुराद है? आमतौर पर चीजों को ठंडा किया जाता है तो उनकी डेंसिटी बढ़ती है। पानी को भी ठंडा किया जाता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से मजीद ठंडा किया जाता है तो पानी की डेंसिटी बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाती है। यही एबनॉर्मल बिहेवियर है। बहुत अहम सवाल होते हैं यहाँ पर, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग सवाल होते हैं यहाँ पर कि भाई एबनॉर्मल बिहेवियर से मुराद क्या है। आमतौर पर आप किसी भी चीज को ठंडा करेंगे ना वो डेंस हो जाएगी, लेकिन अगर आप पानी को 4 डिग्री से बिलो ठंडा करते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है मैक्सिमम थी, अब वो उससे उल्टी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि अब डेंसिटी जो है वो हो जाएगी लेस देन मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम होना शुरू हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम क्या होना शुरू हो जाएगा? वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अभी भी उतने ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं याद करा दूं, स्ट्रक्चर ऑफ आइस जब वो एज ए टॉपिक लिख रहा है ना तो यकीनी बात है कि उसने ये जो 4 बातें मैंने लिखी है ना इनमें से ही कोई इंफॉर्मेशन आपसे पूछनी है, तो इन इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से याद रख लें। पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कब? 4 पर। पानी का वॉल्यूम मिनिमम कब? 4 पर। पानी की डेंसिटी कम होते होते 0 पर मैक्सिमम से कम हो जाएगी और वॉल्यूम मिनिमम से ज्यादा हो जाएगा। यहां पर 9% मोर स्पेस ऑक्यूपेशन भी होगी, यानी कि बर्फ जो है वो पानी से 9% ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जब बर्फ पानी से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो अगर एक बर्तन के अंदर बर्फ बनेगी तो बर्फ हल्की होने की वजह से सतह पर आ जाएगी, टॉप पर आ जाएगी, और टॉप पर आने की वजह से वो नीचे वाले पानी को फ्रीज नहीं होने देगी। सही है जी। तो बर्फ ऊपर से जमती है, हमेशा आपने देखा बर्फ ऊपर से जमती है, उसकी वजह क्या है कि आइस इज लेस डेंस देन वाटर। क्लियर हो गई थी बात? तो इस बात को, इस इंफॉर्मेशन को हमने सीख लिया। चलें यहाँ से 2 एक सवाल देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन आपके पास है, मैं निचले हिस्से को मिटा देता हूँ ताकि इंफॉर्मेशन आपके सामने रहे, आप उसको देखकर सवाल का जवाब दे सकें। जी, सवाल ये है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर is minimum at, ऑप्शन बना लेते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 ऑप्शन है जी। लोग फौरन से इस इंफॉर्मेशन पर जाएंगे और वो कहेंगे कि 4 से नीचे की तरफ आते हैं, डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, 4 से 2 पर आएंगे कम होगी, 2 से 1 पर आएंगे और कम होगी, और ये तो माइनस में, इसमें तो बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन गलत हो जाता है, ऐसे नहीं है। सवाल में एक और टेक्निकल पॉइंट है, लिक्विड वाटर। 4 पर पानी लिक्विड है, 2 पर लिक्विड है, 1 पर लिक्विड है, -4 पर पानी लिक्विड नहीं होता, वो तो सॉलिड हो जाता है। तो उसने जब कहा है कि लिक्विड वाटर की डेंसिटी को कंपेयर करें
तो 4 पर डेंसिटी ज्यादा, 2 पर कम, 1 पर और कम, बस बात खत्म हो गई। -4 पर तो सॉलिड हो जाएगा, तो फिर तो ये लिक्विड वाटर का कंपैरिजन तो नहीं हुआ। इसलिए सवाल में इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है उसको भी ध्यान में रखना है। फिजिकल स्टेट्स का ना आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो कहे जनाब 4000 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, तो ऐसे नहीं हो सकता। 4000 पे पानी लिक्विड में नहीं होगा, वो प्लाज्मा में चला जाएगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन देखें कि लिक्विड वाटर जो है ना वो 0 तक ही पाया जाता है, उससे पीछे वो सॉलिड हो जाता है। तो यहाँ पर 1 डिग्री हमने टिक कर दिया। सही जनाब। आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। आइस इज, ऑप्शन बना लेते हैं, मोर डेंस देन वाटर, बी लेस कॉम्पैक्ट देन वाटर, सी insulator, D having more random structure than water। लें जनाब, 4 ऑप्शन हो गए। आइस के बारे में सवाल है कि क्या आइस पानी से ज्यादा डेंस होती है, क्या वो पानी से लेस कॉम्पैक्ट होती है, इंसुलेटर होती है, या फिर मोर रैंडम स्ट्रक्चर रखती है देन वाटर। सबसे पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। आइस मोर डेंस देन वाटर, ऐसा तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आए थे तो डेंसिटी कम हुई थी, तो डेंसिटी ज्यादा तो नहीं होती थी आइस की। आगे चलते हैं, डेल्टा ऑप्शन, हैविंग मोर रैंडम स्ट्रक्चर देन वाटर। आपने स्ट्रक्चर ऑफ आइस का टॉपिक देखा है। आइस का ना एक रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है और ये रेगुलरिटी एक्सटेंड करती है 3 डायमेंशन में। तो आइस सॉलिड है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका। तो आइस का स्ट्रक्चर जो है वो रैंडम नहीं होता, उसमें बड़ी कॉम्पैक्ट नेचर होती है, मतलब कि बड़ी सिमेट्री होती है। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा। चार्ली ऑप्शन, आइस इंसुलेटर, जी बिल्कुल सही बात है। यही तो हमने सीखा है कि बर्फ पानी पर तैरती है तो बर्फ एक इंसुलेटर है। इसी वजह से नीचे वाला पानी जो है वो कभी ठंडा नहीं होता, कभी जमता नहीं है, और अल्लाह के फजल से वहां पे जो मछलियां या आबी हयात हैं वो जिंदा रहती हैं। तो आइस इंसुलेटर तो है। अच्छा, फिर एक बच गया, कौन सा ऑप्शन है? बीटा, आइस इज लेस कॉम्पैक्ट देन वाटर। कॉम्पैक्ट का मतलब है कि उसमें सिमिट्री जो है उसके क्या हालात हैं। तो अगर हम देखें तो आइस में हमने कहा सिमेट्री ज्यादा है तो वो ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए। सही ऑप्शन आया, आइस इज एन इंसुलेटर। आइस इंसुलेटर होती है, इसलिए वो इस तरह काम करती है। जी, तो अब हमने आइस के हवाले से अपनी बात मुकम्मल की। तो आज का हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसको अगर हम किताब से डिफाइन करें तो किताब से आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को देख लेना है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बाद आपको नॉन आइडियल बिहेवियर की जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो चीज़ कैसे इस्तेमाल होती है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में वो आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर जैसी टर्म्स, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और ग्राफ्स, लिंड्स मेथड, ये चीजें आपने देख लेनी है। वेंडरवाल्स इक्वेशन में ए और बी क्या होते हैं? ज्यादा होंगे तो गैस नॉन आइडियल हो जाएगी, कम होंगी तो गैस आइडियल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 अगर टेक्स्ट बुक की बात करें उसमें से आपने एक ओवरव्यू, मैं नहीं कह रहा कि आपने जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें सारा ही कर लेना, वो हमारा अलग से टॉपिक है, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का आपके पास होना चाहिए टिल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ही आप स्ट्रक्चर ऑफ आइस पर चले जाएंगे। यहां तक का काम हमने आज देखा। जो नहीं देखा वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोवलेंट हाइड्राइड पर असर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिजिकल प्रोटीन्स पर, डीएनए पर असर, वैक्सेस, पेंट्स, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह पर असर, सॉल्युबिलिटी पर असर, वो नहीं पड़ा, वो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। और साथ साथ हम देखेंगे अगली बारी एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और साथ लैटिस ऑफ सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हमारा काम थोड़ा ज्यादा होने वाला है। चलें आज की बात यहीं पर खत्म करते हैं, अगली बारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जी।